MPPSC एंड JKSSB दोनों एग्जाम्स को माइंड में रख करके स्टूडेंट्स जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकता है आपके आने वाले एग्जाम में, तो उन सबको ध्यान में रख करके आपको टीच किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप आराम से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, पूछ सकते हैं। ओके, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो किसी भी तरीके का, तो आप आराम से पूछिए। ओके चलिए, ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन जो था हमने लास्ट टाइम भी इस क्वेश्चन को देखा था, फिर से एक बार हम लोग इस क्वेश्चन के साथ में क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने आप को। क्वेश्चन है हमारे पास द मार्केट एंड, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ, द मार्केट एंड सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन ए डिस्ट्रिक्ट्स आर कनेक्टेड बाय, मतलब क्या है, हमारे पास मार्केट है, दूसरा हमारे पास क्या है, सेंटर्स ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब सिटी सेंटर्स भी बोल सकते हैं हम लोग। इन सब रोड्स को कौन सा रोड है जो क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है विद इन ए डिस्ट्रिक्ट, तो उसे हम लोग कौन सा रोड कहते हैं स्टूडेंट्स, दैट रोड इज नोन एज द मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, या फिर हम लोग क्या कहेंगे इसको MDR, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होता है। ये हमारे पास कौन सा होता है, ODR, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है। दिस इज द विलेज रोड VR, एक हमारे पास हो गया NH और एक इसी के साथ में होता है SH। जो हमारे पास फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था, तो फर्स्ट ईयर रोड 20 प्लान को 5 क्लास के रोड्स में क्या किया गया था, क्लासीफाई किया गया था। तो फर्स्ट जो हमारे पास आ रहा था वो था NH, दूसरा था SS, तीसरा था MDR, ODR और हमारे पास क्या था, VR था। चलिए, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या थे, पॉइंट्स थे, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक सेकंड, जस्ट थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, यस अब आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट है, फर्स्ट वन इज द मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, सेकंड वन इज द अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड थर्ड वन इज द विलेज रोड। ठीक है, तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कौन सी, द इंपॉर्टेंट रोड्स विद इन ए डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो इंपॉर्टेंट रोड्स है और वो क्या कर रहे हैं, सर्वाइंग एरियाज ऑफ द प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन है किसी तरीके का, एंड मार्केट्स एंड कनेक्टिंग दीज प्लेस विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे के मार्केट के जितने भी रोड्स हैं उनको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद विद द मेन हाईवेज, और जो मेन हाईवेज किसी भी सिटी से पास कर रहा है, जैसे कि कोई भी हमारे पास NH है या SH है, तो उनसे जोड़ने वाले जो रोड होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कहेंगे। अब इसका जो मेंटेनेंस है, कंस्ट्रक्शन है, ये सब किसके अंदर में आता है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के अंदर में आता है, जिसमें नगर निगम पालिका ये सब जो रहता है उसके अंडर में आता है। और कुछ पार्ट क्या करता है, जो स्टेट होता है वो भी क्या करता है, ग्रांट उसको देता है। नेक्स्ट है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में हम लोग क्या बोल रहे हैं, द रोड सर्वाइविंग रूरल एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, ये किसके लिए है, अर्बन एरियाज के लिए, ये किसके लिए, रूरल एरियाज प्रोडक्शन एंड प्रोवाइडिंग देम विद आउटलेट ऑफ द मार्केट सेंटर, जो भी आउटलेट मतलब हो गया जहां से आपका मार्केट स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि तहसील हेडक्वार्टर हो गया, ब्लॉक डेवलपमेंट हेडक्वार्टर्स, रेलवे स्टेशंस आर नोन एज द अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। दिस हैव लोअर डिजाइन स्पेसिफिकेशंस ऑफ देन क्या होता है, MDR होता है। एंड लास्ट वन इज द विलेज रोड, दीज द रोड्स कनेक्टिंग विलेजेस और ग्रुप्स ऑफ द विलेजेस, जैसे बहुत सारे जो इसी के अंडर में हमारे पास क्या था, अभी आप लोग देख रहे होंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जितने भी रोड्स बने हुए हैं वो सब किस में आते हैं, हमारे विलेज रोड में आते हैं। वेरी गुड, तो समीर योर आंसर इज MDR, वेरी गुड वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था हमारे पास, MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, वो लोग भी इस चीज का एंजॉय कर सके। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू द अलाइनमेंट ऑफ द वाटरशेड कैनाल। तो वाटरशेड कैनाल में हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि वाटरशेड कैनाल कौन सा होगा हमारे पास। तो यहाँ पे इन अलाइनमेंट देखिए, वाटरशेड कैनाल का मतलब होता है सिंपल सा कि जो भी हायर एलिवेशन पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को जोड़ करके जिस कैनाल को क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं वाटरशेड कैनाल। वाटरशेड कैनाल में आप बोथ डायरेक्शंस में क्या कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। दिस इज द मेन फैसिलिटी इन द वाटरशेड कैनाल। ठीक है, इन अलाइनमेंट ऑफ कैनाल अलोंग द वाटरशेड देयर इज नो यूज ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी का तो यूज होता ही है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से अंडर ग्रेविटी में क्या किया जाता है, वाटर का फ्लो किया जाता है। बोथ साइड फैसिलिटी होता है वाटर के फ्लो होने की। अलाइनमेंट ऑफ कैनाल अलोंग वाटरशेड इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉस ड्रेनेज वर्क। नो, कैनाल शुड बी अलाइनमेंट अलोंग द रिज लाइन। यस, ये क्या करता है, रिज लाइन के अलोंग क्या किया जाता है, इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इन कैनाल अलाइनमेंट, तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ द कैनाल इरिगेशन। डिस्ट्रीब्यूटरीज, जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है जनरली
हैव द डिस्चार्ज ऑफ, तो यहाँ पे हमारे को दे रखा है 100 to 200 क्यूमेक, 50 to 100 क्यूमेक, लेस देन 30 क्यूमेक और लेस देन हमारे पास क्या स्टूडेंट्स 2.5 क्यूमेक। तो बताइए जल्दी से व्हाट इज द करेक्ट आंसर। यस अभय गुप्ता, देखो मैं आ गया। यस गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। धीरे धीरे करके आप सभी फ्रेंड्स तक अपनी इन वीडियोस को पहुंचाइए। आपको मैं डेफिनेटली विश्वास दिला सकता हूं, हम लोग ने बहुत सारे बच्चों को जेईई बनाया है, तो इतना आप विश्वास रखिए कि आपका जितना भी टाइम लेंगे उसके बदले में डेफिनेटली आपको कुछ देंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे, इतना आप विश्वास रखिएगा। बाकी क्या बात है क्या नहीं है, जब एग्जाम देंगे तब आपको पता चलेगा। बस मैं आपको इतना कमिटमेंट करूंगा कि आपका जो टाइम लूंगा उस टाइम के बदले में आपको डेफिनेटली कुछ दूंगा, ठीक है। कभी भी कोई भी डाउट आता है तो जो भी ऑनलाइन इंजीनियरिंग का क्या है ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आप जुड़िए आराम से। कोई भी क्वेश्चन है आप आराम से भेजिए, हम कोशिश करेंगे उसको बता पाए। जैसे अभी सोल्यूशन बता रहे हैं, कोई पॉइंट अगर अभी समझ में नहीं आया तो अभी पूछ सकते हैं, बाद में भी अगर डाउट हो तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग उस पॉइंट को करा देंगे। उसके लिए आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए तो अब आप यहां पे देखिए, इन द ड्रेनेज सिस्टम फॉर कैनाल इरिगेशन डिस्ट्रीब्यूटरी जनरली हैव द डिस्चार्ज। तो इसका आंसर क्या होता है स्टूडेंट्स, 30 क्यूमेक होता है, लेस देन 30 क्यूमेक होता है। अब आप मेरे को बता सकते हैं कि जैसे एक होता है मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी और एक होता है माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। एक होता है हमारे पास मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी और एक होता है हमारे पास माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। तो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी के केस में जो डिस्चार्ज होता है उसका वैल्यू क्या होता है, और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी के रिस्पेक्ट में क्या होता है, और माइनर्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है। बताइए स्टूडेंट्स क्या क्या हमारे पास वैल्यू होता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं जैसे कि ब्रांच कैनाल के रिस्पेक्ट में क्या होता है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटरी के रिस्पेक्ट में क्या होगा और माइनर के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, शायद आपको दिखाई भी दे रहा होगा। जैसे हमारे को यहाँ पे दे रखा है जो कैनाल सिस्टम है, कैनाल सिस्टम इज एक्सप्लेन अर्लियर, जो कर रखा है हमारे को। जैसे यहाँ पे हमारे पास है मेन कैनाल स्टूडेंट्स, ब्रांच कैनाल है, डिस्ट्रीब्यूटरीज आल्सो कॉल्ड एज द मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर्स आल्सो कॉल्ड द माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज, एंड लास्ट वन इज द क्या होता है हमारे पास, वाटर कोर्स होता है। ध्यान से देखिए, जब हमारे पास ब्रांच कैनाल में जो डिस्चार्ज की बात होगा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होता है ग्रेटर देन 30 क्यूमेक होता है, ओके। जब बात डिस्ट्रीब्यूटरीज की होगी, आल्सो कॉल्ड एज द, देखिए कभी कभी आपको कंफ्यूजन करने के लिए वो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी या माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेगा, तो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या वैल्यू होता है बताओ। मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास वैल्यू होगा, ठीक है, ये हमारे पास होता है लेस देन 30 क्यूमेक होगा इसके रिस्पेक्ट में, जो आपको आंसर देना है। और यहाँ पे होता है हमारे पास लेस देन 2.5 क्यूमेक होता है हमारे पास, ओके, लेस देन 2.5 क्यूमेक होता है। तो ये आपने क्या रखना, ऑर्डर याद रखना है, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर एंड वाटर कोर्स होता है, ठीक है। इन केस ऑफ डायरेक्ट इरिगेशन स्कीम, ए वियर और बैराज इज कंस्ट्रक्टेड अलोंग द रिवर। हम लोग क्या करते हैं, जो भी वियर या बैराज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे सपोज दिस इज द रिवर, या ठीक है, तो इसके क्या करते हैं, परपेंडिकुलर या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, वियर या बैराज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड वाटर इज हेडेड अपॉन द अपस्ट्रीम साइड। जब भी आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो अगर वाटर इस तरीके से फ्लो कर रहा है, दिस इज द अपस्ट्रीम साइड, ओके, अपस्ट्रीम साइड हो जाएगा। और ये कौन सा जाएगा हमारे पास, डाउन स्ट्रीम साइड होगा। तो आपको पता है कि अपस्ट्रीम साइड में वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वहां पे जो भी हेडवर्क या डाइवर्जन हेडवर्क का हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए इसमें जो सिस्टम है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास सिस्टम, देखिए ध्यान से। जैसे सपोज दिस इज द रिवर, हमारे पास कोई भी है, ये क्या हमारे पास एक रिवर है, और इस रिवर में जैसे हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक इससे कैनाल पास कर रखा है, और ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक मतलब क्या है, बैराज हो सकता है, ये क्या हो सकता है हमारे पास, बैराज हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, और बियर, डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर किसकी हमको जरूरत है। तो जब भी आप कोई भी एक ऑफ कैनाल निकाल रहे हैं यहाँ से, ध्यान से देखिए, तो दिस इज द मेन कैनाल, ठीक है, दिस इज द मेन कैनाल। अब कैनाल किस में से आएगा, रिवर में से आएगा, क्योंकि रिवर तो एक नेचुरल रिसोर्स है ना। और जो मेन कैनाल होता है, कैनाल एक आर्टिफिशियली सिस्टम होता है जिसको हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया हुआ है, कि जहाँ पे वाटर नहीं है, जैसे इंदिरा कैनाल राजस्थान में है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कैनाल्स बनाए हुए हैं। वो डिपेंड करता है किस पर्पज के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। गुड, तो देखिए ये हो जाएगा मेन कैनाल। अब मेन कैनाल में से जो कैनाल निकलेगा, तो वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है ब्रांच कैनाल, ठीक है, ब्रांच कैनाल। अब ब्रांच कैनाल के लिए जो हमारे पास डिस्चार्ज है वो कितना होता है, 30 ग्रेटर देन 30 क्यूमेक होता है।
अब ब्रांच कैनाल में से क्या पास करता है, एक मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी पास करता है। क्या करता है, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, जिसे डिस्ट्रीब्यूटरी भी बोलते हैं। इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो कितना होता है, लेस देन 30 क्यूमेक होता है, ठीक है, या फिर आप मीटर क्यूब पर सेकंड भी बोल सकते हैं। और जो हमारे पास मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में से क्या होता है, माइनर या फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में से क्या करता है, पास करता है, जिसका डिस्चार्ज क्या होता है, लेस देन 2.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है, ठीक है, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में से क्या पास करता है स्टूडेंट्स, एक वाटर कोर्स पास करता है। आपने देखा होगा जो भी हमारे पास फील्ड है, दिस इज द फील्ड जिसको हमने क्या करना है, इरिगेट करना है, ठीक है, दिस इज द फील्ड जिसको हमने क्या करना होता है, इरिगेट करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना डिस्चार्ज आएगा, तो वाटर आ कहां से रहा है, वाटर तो किसी ना किसी रिवर से आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, रिवर से मेन कैनाल में जाएगा, मेन कैनाल से किस में जाएगा, ब्रांच कैनाल में, ब्रांच कैनाल से मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से वाटर कोर्स। और एक आपने ध्यान देना है, एक होता है आउटलेट। आउटलेट क्या होता है, हेड ऑफ द वाटर कोर्स पे उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, दिस इज द आउटलेट, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया, फील्ड हो गया हमारे पास। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ने स्टूडेंट्स, कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, रिवर से मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, और जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, फील्ड की तरफ जाते हैं, तो बोलो ड्यूटी का वैल्यू है वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, बताइए स्टूडेंट्स, फास्ट जल्दी से। सर इतने सारे डाटा को कैसे याद रखा जाएगा, देखिए आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाया करिए स्टूडेंट्स, शॉर्ट नोट्स बनाइए। जैसे हम लोग बहुत सारा पढ़ते हैं, परंतु उसमें थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाना है। उससे क्या होता है कि लास्ट टाइम में जब 10 दिन रह जाते हैं एग्जाम के, तो वो शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। अब जैसे आपने लिखना है तो ये पूरा नहीं लिखना ना, जैसे अभी हमने लिखा इस तरीके से, तो यहाँ पे जैसे हमने दिखा है, एक बार देखिए ध्यान से, ये आप जैसे एक पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप छोटा सा डायग्राम बनाइए। और ये डायग्राम अब आपके क्या होना चाहिए, माइंड में रहना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारे पास हो गया इस तरीके, तो ये हो गया हमारे पास, इसको रिवर को रिवर, मेन कैनाल, ये कौन सा हो गया हमारे पास, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, या फिर क्या कहेंगे हम लोग उसको, माइनर्स कहेंगे। देन हमारे पास क्या आएगा, वाटर कोर्स। तो इन सब के वैल्यूज तो हम लोग क्या रख सकते हैं, इतना तो हमको याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 30 और 2.5 ही है जनरली, कि जो हमारे पास क्या होगा, अगर ब्रांच कैनाल में डिस्चार्ज पूछा जाएगा तो ग्रेटर देन 30, डिस्ट्रीब्यूटरी में पूछा जाएगा तो लेस देन 30 क्यूमेक। अगर आपसे माइनर या फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में पूछा जाएगा तो लेस देन 2.5 क्यूमेक है। और लास्ट में क्या आता है, वाटर कोर्स, जो हमारे फील्ड तक जाता है, ठीक है, फील्ड तक जो जा रहा है। आपने देखा ना, आपके अगर आपके पास खेत है तो खेत तक जिसके थ्रू वाटर लेके जाया जा रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर कोर्स बोलते हैं। उसके हेड पे क्या लगा होता है, आउटलेट लगा होता है। चलिए, तो इतना थोड़ा सा डाटा याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर के काम चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए स्टूडेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन द अपहिल क्लाइंब इज एक्सट्रीमली लॉन्ग, ठीक है, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कोई भी हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे जस्ट एग्जांपल की कोई भी ब्रिज आ जाता है, ठीक है, अब वहां पे उसको काफी दूरी से हमको क्या करना पड़ रहा है, चढ़ना पड़ रहा है। जल्दी से आंसर बताइए इसका। यस बता देंगे, क्रॉस रेगुलेटर के बारे में बता देंगे, डोंट वरी, ठीक है। हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर दो हमारे पास होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, when the uphill climb is extremely long it may be desirable to introduce an additional lane। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एडिशनल लेन लगा करके चल रहे हैं, as to allow। ये जो एडिशनल लेन है ये किसके लिए, स्लो असेंडिंग व्हीकल्स, मतलब जो धीरे चलते हैं। जैसे कि एक आपके पास क्या है, कार है, और दूसरा आपके पास क्या है, ट्रक है। अब इन दोनों में से कौन सा स्लो मूविंग व्हीकल है, तो ऑब्वियसली ट्रक क्या होता है, कार से थोड़ा कम स्पीड पे चलता है। अब अगर वो मेन स्ट्रीम, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे को इस तरीके से जाना है ऊपर की तरफ, लाइक दिस, इस तरीके से जा रहे हैं हम लोग। अगर यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ से कार पास कर रहा है, ठीक है, अगर इसके सामने ट्रक आएगा तो कार वाले को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब उसको चढ़ाएगा, मतलब उसके ऊपर लेकर के जाएगा, तो उसको क्या है, ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी ना। इसके लिए जितने भी हैवी व्हीकल से एक अलग से लेन बना दिया गया है। उस लेन को पूछा गया है, दैट लेन इज नोन एज, तो उस लेन को हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। When the uphill climb is extremely long, ज्यादा लंबा है, दूर तक हमको चढ़ना है, it may be desirable to introduce an additional lane as to allow slow ascending vehicle to be removed from the main stream। उसको main stream से remove कर देना है, so that fast moving vehicles are not affected। और जितने भी फास्ट मूविंग व्हीकल्स है, कार हो गया, हमारे पास क्या हो गया, बस हो गया, ठीक है, यही जनरली दो फास्ट मूविंग व्हीकल्स है, ठीक है, are not affected। such a newly introduced lane is also called
उसको हम लोग एक्स्ट्रा लेन कहेंगे, सर्विस लेन कहेंगे, क्रीपर कहेंगे या फिर इमरजेंसी लेन कहेंगे। तो बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट? सर्विस लेन। सर्विस लेन इज रॉन्ग आंसर। सर्विस लेन जो है वो हमारे पास क्या होगा? रॉन्ग आंसर। सौरभ आर्या, थैंक यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं एक्स्ट्रा, सर्विस, क्रीपर या फिर हमारे पास क्या है? इमरजेंसी। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर जो आएगा, जस्ट वेट, आप इसमें देखिए आपको एक आंसर दिखाई देगा यहाँ पे। थोड़ा सा पढ़िए, देखिए पढ़ करके आप जल्दी इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन टिक करने से इंजीनियर नहीं बनने वाले। जैसे ही एक नया क्वेश्चन आएगा आप ऐसे ही क्लीन बोल्ड हो जाओगे। क्लीन बोल्ड से बचना हमने, कम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पर जबरदस्त तरीके से करेंगे। क्वेश्चन आ जाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके से हमने पढ़ करके जाना एग्जाम में। चलिए, सर्विस लेन इज द रॉन्ग आंसर। व्हेन द अपहिल क्लाइंबिंग इज एक्सट्रीमली लॉन्ग, देखिए ध्यान से, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरीके से उठाया जाता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कि पता ही नहीं चलता आजकल क्वेश्चन आ कहां से रहा है। भैया बुक पढ़ना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना, तब जाकर के होगा, ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा। अब सीट्स कम होती है, कंपटीशन हाई होता है, तो वो लोगों के भी सामने चैलेंज होता है कि ऐसे क्वेश्चन थोड़ा पूछते रहेंगे कि बार बार 100 के 100 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। When the uphill climb is extremely long, it may be desirable to introduce additional lane। तो उस केस में क्या किया जाता है? एक एडिशनल लेन को इंट्रोड्यूस किया जाता है as to allow slow standing vehicles। एक एक्स्ट्रा लेन जो है, एडिशनल लेन को अलाउ किया गया है, किसके लिए? जो स्लो असेंडिंग व्हीकल्स है, टू बी रिमूव फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सो दैट फास्ट मूविंग व्हीकल्स आर नॉट अफेक्टेड। एक एडिशनल लेन को क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर द स्लो असेंडिंग व्हीकल्स, जो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? उस पे चढ़ रहे हैं, किस पे? रोड पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स है वो क्या नहीं होना चाहिए? अफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्लो मूविंग व्हीकल्स को मेन स्ट्रीम से रिमूव कर दिया है। सच ए न्यूली इंट्रोड्यूस लेन, प्लीज रिमेंबर, देखिए कहां से कहां तक क्वेश्चन पूछा गया है। यहां से स्टार्ट किया गया और आपको यहां तक पूछा गया, एक क्या दे दिया? फिल इन द ब्लैंक दे दिया, इस लेवल तक का क्वेश्चन पूछा गया। तो उस लेन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्रीपर लेन बोलते हैं। प्लीज रिमेंबर, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? क्रीपर लेन बोलते हैं। There are no hard and fast rules as when to introduce a creeper lane, but generally it can be said that it's desirable to provide creeper lane when the speed of the vehicle gets reduced to half the design speed। जब उसके डिजाइन स्पीड को क्या कर दिया जाता है? उसका जो स्पीड है व्हीकल का वो रिड्यूस हो जाता है हाफ स्पीड तक। When there is no restrictive sight distance to reduce the speed of the approaching vehicle, the additional lane may be initiated at some distance uphill from the beginning of the slope। जैसे ही बिगनिंग ऑफ स्लोप स्टार्ट हो जाएगा, उससे थोड़ी देर पहले से क्या होता है? एक रोड स्टार्ट हो जाता है। When the restrictions are responsible for the lowering the speed, obviously the lane should be initiated at a point closer to the bottom of the hill। Also creeper lane should end a point well बियॉन्ड द हिल क्रेस्ट। और हिल क्रेस्ट के जो मेन पॉइंट है हमारे पास, सपोज दिस इज द हिल क्रेस्ट, इसके बियॉन्ड तक वो क्या करता है? लेन जाता है। दैट स्लो मूविंग व्हीकल्स कैन रिटर्न बैक टू द नॉर्मल लेन विदाउट एनी डेंजर। और वापस से क्या करता है? वो वापस से अपने ओरिजिनल लेन में आ जाता है। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब मैं इसको आपको नॉर्मल लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए कि कोई भी बहुत हैवी लोडेड व्हीकल है, जितने भी हैवी लोडेड व्हीकल्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो स्लो स्पीड होती है। अब जो लाइट, जैसे कि कार है, अब कार के पास तो बहुत ज्यादा लोड नहीं रहता है, तो उसकी स्पीड क्या होती है? फास्ट होती है। बस है, उसकी स्पीड क्या होती है? फास्ट होती है। बट जो ट्रक होता है, स्पेशली ट्रक जो होता है, डंपर जो होता है, उसके पास लोड बहुत ज्यादा होता है। अगर वो क्या करेगा? मेन स्ट्रीम लेन से ही पास कराया जाएगा तो जो पीछे उसके व्हीकल चल रहे हैं उसको अफेक्ट करेगा, क्योंकि उनको चलने में क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए जो हैवी व्हीकल्स या स्लो असेंडिंग व्हीकल्स है उनके लिए एक अलग से लेन बना दिया गया है कि इन व्हीकल्स को इससे पास कराया जाएगा, और जो फास्ट मूविंग व्हीकल है वो अपना जैसे रोड बना हुआ उसी से क्या करेगा? पास करेगा। तो वही एडिशनल लेन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको यहाँ पे दो इमेज दिखाई दे रही हैं। जैसे देखिए ध्यान से, ये जो इमेज बनाया गया है, इस इमेज को जो आपको पीडीएफ भी ये मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। एक बार आप कॉन्टेक्ट करिए विशाल सर के साथ में, तो वहां से मिल जाएगा। देखिए ये जो लेन है, दिस लेन इज द क्रीपर। अब आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा इसमें वीडियो में शायद आपको लग रहा होगा कि दिस इज द प्लेन रोड है, जबकि यहाँ पे आगे चल करके क्या है? यहाँ पे एक ब्रिज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा? देखिए एक हैवी, यहाँ पे ट्रक्स के लिए क्या कर दिया है? पास करा दिया गया।
तो दिस इज द एडिशनल लेन, या फिर हमारे पास क्या होगा, ट्रिपल लेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रोड प्लान्स टारगेट रोड लेंथ 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर इन इंडिया। तो बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ओके, थोड़ा स्पीड रखेंगे, डोंट वरी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रोड प्लान्स टारगेट रोड लेंथ 16 किलोमीटर पर 100, बताइए जल्दी से कौन सा आंसर आएगा। नागपुर रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान, लखनऊ रोड प्लान और चेन्नई रोड प्लान। तो चेन्नई रोड प्लान तो कुछ था ही नहीं, यही तीनों में से एक आंसर आ सकता है। तो आप सभी को याद रहना चाहिए, जो नागपुर रोड प्लान का टारगेट किया गया था वो कितना था, 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर था। आप जल्दी से बताइए, जो इसे हम लोग क्या बोल रहे थे, फर्स्ट 20 रोड प्लान में बोल रहे थे, कल भी हम लोग इसको पढ़े, फर्स्ट 20 रोड प्लान, ठीक है, फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, ठीक है, रोड प्लान। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। दूसरा कब से कब तक था ये, 19432 क्या था, 1961 तक चला। उसमें जितने टारगेट्स थे सारे कंप्लीट कर ले गए थे। टारगेट यही था कि भाई 100 किलोमीटर स्क्वायर में कितना रोड बनना चाहिए, 16 किलोमीटर रोड बनना चाहिए। इस केस में जो रोड का क्लासिफिकेशन था वो 5 रोड्स में क्लासिफिकेशन किया गया था, जिसमें क्या था, NH था, SS था, MDR, ठीक है ना, ODR एंड क्या था हमारे पास, BR था, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास था, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं बनता इससे, सिंपल जनरली यही क्वेश्चन बनते हैं कि कितने रोड्स में क्लासिफाई किया गया था एज पर नागपुर रोड प्लान। 5 थे, NH, SH, MDR, ODR, BR। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, BR। और कब से कब तक था, 1943 से 1996 में था, और फर्स्ट 20 रोड प्लान था। और जो रोड डेंसिटी था, दिस इज द रोड डेंसिटी, व्हाट इज दिस, दिस इज द रोड डेंसिटी, दिस इज द रोड डेंसिटी। नेक्स्ट देखिए बॉम्बे रोड प्लान, दिस इज द सेकंड 20 रोड प्लान, ठीक है। जो चीफ इंजीनियर साहब का मीटिंग हुआ था वो कहां पे, नागपुर की जगह पे कहां पे हुआ था, बॉम्बे में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बॉम्बे रोड प्लान। फर्स्ट टाइम, यहां पे ध्यान से समझना, यहां से जो भी क्वेश्चन बनेगा, फर्स्ट ये कब आया था, 1961 टू 1981 तक चला था, ठीक है। 20 सेकंड 20 रोड प्लान था। दूसरा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एक्सप्रेस वे था उसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किस 20 रोड प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो यही रोड था स्टूडेंट्स। फर्स्ट 20 यही था हमारे पास जिसमें एक्सप्रेस वे रोड को इंट्रोड्यूस किया गया था, एक्सप्रेस वे, ठीक है, एक्सप्रेस वे रोड। और एक टारगेट किया गया था कि भाई हमारे को कितना है, 1600 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर का क्या करना है, एक्सप्रेस वे बनाना है, परंतु उस टाइम पे हम बना नहीं पाए थे, सिर्फ इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था। थर्ड जो हमारे पास है लखनऊ रोड प्लान, ये कब से आया था, 1981 टू 2001 तक आया था स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें जो रोड का क्लासिफिकेशन किया गया था वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड किसमें किया गया था, टर्सरी में किया गया था, ठीक है। प्राइमरी में एक्सप्रेस वे एंड कौन सा था, NH था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उसमें रोड का क्लासिफिकेशन किया गया था। लखनऊ में था अच्छा, सेकंड जो था बॉम्बे रोड प्लान में रोड डेंसिटी क्या था स्टूडेंट्स, रोड डेंसिटी जल्दी से बताओ आप, व्हाट इज द रोड डेंसिटी। देखिए पॉइंट तो मैं सारे बताऊंगा, स्पीड थोड़ा फास्ट हो जाएगा, बस आप आंसर देते जाइए। व्हाट इज द रोड डेंसिटी, फास्ट बताइए, रिवीजन हो जाएगा आपका सारा। यस 1943 टू 1961 है बिल्कुल। और नेक्स्ट बताइए रोड डेंसिटी क्या था, बताइए बॉम्बे रोड प्लान में, व्हाट इज द रोड डेंसिटी फास्ट। तो इसमें कितना था हमारे पास, इसका 2 टाइम्स था, ये था 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर था, ठीक है। ये हमारे पास रोड डेंसिटी था। और एक हमारे पास है जो लखनऊ रोड प्लान है, लखनऊ रोड प्लान में जो रोड डेंसिटी है, रोड डेंसिटी हमारे पास कितना था स्टूडेंट, फास्ट बताइए कितना था हमारे पास, 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, ओके। इसलिए आपको सारे पॉइंट ध्यान देने चाहिए। एक और क्वेश्चन था स्टूडेंट कि जो नागपुर रोड प्लान था उसमें रोड पैटर्न कौन सा था स्टूडेंट, रोड पैटर्न, रोड पैटर्न था हमारे पास स्टार एंड ग्रिड पैटर्न था, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, ठीक है। स्टार एंड कौन सा था, ग्रिड पैटर्न था। तो इतने जितने भी क्वेश्चन है ये सारे हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे। यस अभय गुप्ता, जल्दी से और भी स्टूडेंट्स आंसर दीजिए फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। देखिए आपने भी आंसर फास्ट देना है, मैं तो तेज हो जाऊंगा परंतु एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। क्वेश्चन हमने उतने ही करने जितने करने हैं, परंतु उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपने फास्ट फास्ट आंसर देते जाना है, किसका क्या क्या आंसर आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेड एंड स्टार, वेरी गुड। तो आपको अगर नागपुर रोड प्लान से जितने क्वेश्चन है सारे क्लियर हो जाने चाहिए। इट इज द फर्स्ट 20 रोड प्लान,
ये 1943 टू 1961 में था। इसमें रोड क्लासिफिकेशन 5 टाइप का था, NH, SH, MDR, ODR, BR था। इसमें जो रोड पैटर्न था स्टार एंड ग्रिड रोड पैटर्न था। रोड डेंसिटी कितना था 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर था। दिस इज द, ये काम खत्म हो गया किसका, नागपुर रोड प्लान का। सेकंड है बॉम्बे रोड प्लान, ये कब आया था 1961 टू 1981 में चला था। इसमें फर्स्ट टाइम क्या किया गया था, एक्सप्रेस वे वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था। सेकंड पॉइंट इज दिस, इसमें स्टूडेंट्स जो रोड डेंसिटी था वो 30 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर था। नेक्स्ट वन इज द लखनऊ रोड प्लान। लखनऊ रोड प्लान जो था वो 1981 से 2001 तक चला। इसमें जो रोड डेंसिटी था वो 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर में था। इसमें जो रोड का क्लासिफिकेशन किया गया था वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी में किया गया था। इस तरीके से हमारे पास। चलिए, तो यहां से आपको सारे क्वेश्चंस मिल गए होंगे, इतना आपको पता है तो इट इज इनफ। वेरी गुड स्टूडेंट्स। चलिए, अब जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए स्टूडेंट्स। इन सर्टेन सॉइल मास देयर आर लिटिल और नो फाइन्स, मतलब यहाँ पे कोई भी किसी तरीके का फाइन नहीं है। इन दिस सॉइल सैंपल मोर देन हाफ ऑफ द कोर्स फ्रैक्शन रिटेन ऑन द 4.75 mm sieve इज वेल ग्रेडेड सॉइल कैन बी क्लासिफाइड। देखिए, जब भी हम सॉइल का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 75 माइक्रोन सीव को यूज करते हैं। किस सीव को यूज किया जाता है, 75 माइक्रोन सीव को यूज किया जाता है। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट साइज सीव विच इज यूज्ड इन द सॉइल मैकेनिक्स। तो कोई भी स्टूडेंट बता सकते हैं सॉइल मैकेनिक्स में सबसे स्मॉलेस्ट साइज सीव कौन सा होता है, तो वो हमारे पास होता है 75 माइक्रोन सीव होता है। बट एज पर IS कोड के अकॉर्डिंग जो सबसे स्मॉलेस्ट सीव है, लैब में जो सबसे स्मॉलेस्ट सीव है वो 45 माइक्रोन का होता है, बट हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं। बट जो सॉइल में जो यूज किया जा रहा है स्टूडेंट्स, वो होता है हमारे पास 75 माइक्रोन सीव। ध्यान से देखते चलिए, अगर हम लोगों को क्या देखना है, इस तरीके से हम लोग सॉइल को देख रहे हैं कि इधर हमारे पास है कोर्स ग्रेन सॉइल। कौन सा हमारे पास, कोर्स ग्रेन सॉइल। ध्यान से देखते चलिए, कोर्स ग्रेन सॉइल। किसी भी सॉइल को कोर्स ग्रेन सॉइल कब कहेंगे, जब क्या हमारे पास मोर देन 50% क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है, रिटेन ऑन क्या है हमारे पास 75 माइक्रोन सी। ठीक है, अगर 50% से ज्यादा रिटेन कर रहा है 75 पे, तो उसको हम लोग कहेंगे कोर्स ग्रेन सॉइल। अगर हमारे पास क्या है, इफ मोर देन 50% क्या कर रहा है, सॉइल इज पासिंग। ठीक है, सॉइल इज पासिंग, सॉइल इज पासिंग थ्रू, ठीक है ना, सॉइल इज पासिंग थ्रू द 75 माइक्रोन सी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, उसको हम लोग कहेंगे फाइन ग्रेन सॉइल कहेंगे। क्या कहेंगे, फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल कहेंगे। ओके, अब देखिए फाइन ग्रेन सॉइल में हमारे पास क्या था स्टूडेंट, जनरली हम लोग सिल्ट की बात करते हैं, हम लोग क्ले की बात करते हैं, और यहाँ पे जो एनालिसिस होता है वो कौन सा होता है, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइन ग्रेन सॉइल के लिए कौन सा एनालिसिस होता है, तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है। और किस लॉ को यूज किया जाता है, स्टोक्स लॉ को यूज किया जाता है। स्टोक्स लॉ का क्या होता है स्टूडेंट्स, यूज होता है। क्लियर पॉइंट। दूसरा, अब कोर्स ग्रेन सॉइल में हमारे पास स्टूडेंट्स दो टाइप का सॉइल है। कौन कौन सा सॉइल है हमारे पास, एक तो है हमारे पास ग्रेवल, ठीक है, और एक हमारे पास है सैंड। ठीक है, ग्रेवल एंड सैंड। इसके लिए जो हम लोग सीव यूज करते हैं वो होता है हमारे पास 4.75 mm सीव का यूज किया जाता है। अब सेम कंडीशन यहाँ पे क्या है, मोर देन 50% क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है। ठीक है, मोर देन 50% रिटेन ऑन 4.75 mm सीव, देन उस टाइप के सॉइल को क्या बोलेंगे, ग्रेवल, और इसका सिंबल होता है जी। अगर हमारे पास क्या है, मोर देन 50% क्या कर रहा है, पासिंग कर रहा है, पासिंग थ्रू द, ठीक है, पासिंग थ्रू 4.75 mm से, 4.75 mm से, तो उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग सैंड कहेंगे। और सैंड भी अपने तीन तरीके का होता है हमारे पास, फाइन सैंड, मीडियम सैंड, और कौन सा होता है, कोर्स सैंड होता है। ठीक है, तो इसका अपना साइज होता है 4.75 mm टू कितना होता है हमारे पास, 2 mm होता है स्टूडेंट्स। 4.75 mm टू 2 mm, ये होता है हमारे पास 2 mm टू 425 माइक्रोन। कितना है, 425 माइक्रोन, और ये होता है 425 माइक्रोन टू 75 माइक्रोन होता है। ठीक है, इस तरीके से है। और जो सैंड ग्रेवल है, इसका दो में क्लासिफिकेशन किया गया है, एक हमारे पास होता है कोर्स ग्रेवल, एक होता है हमारे पास फाइन ग्रेवल। तो इसमें 80 से कितना होता है, 20 होता है, और 20 से कितना होता है, 4.75 के रिस्पेक्ट में होता है। चलिए, तो इन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप स्टूडेंट। इन ए सर्टेन सॉइल मास देयर आर लिटिल और नो फाइन्स, मतलब फाइन है ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल क्या कर गया, रिटेन कर गया। इन दिस सॉइल सैंपल मोर देन हाफ ऑफ द कोर्स फ्रैक्शन रिटेन ऑन द 4.75 mm सी, मतलब 4.75 mm सी पे क्या कर गया है,
हाफ से ज्यादा क्या कर गया, रिटेन किया है, मोर देन हाफ ऑफ द कोर्स ग्रेड, मतलब 50% से ज्यादा रिटेन किया है, इज वेल ग्रेडेड, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट, GW कहेंगे। तो क्लियर हो गया सभी को, सॉइल इज क्लासिफाइड एज द GW। जल्दी से बताइए, वेरी गुड। कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं है प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, सर ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। सॉइल है, उसका क्लासिफिकेशन जो किया जाता है। अच्छा देखिए, अब जो कोर्स ग्रेन सॉइल होता है, इसका जो क्लासिफिकेशन या जो इसका एनालिसिस होता है वो कौन सा होता है, हमारे पास सीव एनालिसिस होता है। कौन सा होता है, सीव एनालिसिस होता है। तो सीव एनालिसिस में भी दो तरीके का सीव एनालिसिस होता है, एक वेट सीव एनालिसिस होता है और एक ड्राई सीव एनालिसिस होता है, ठीक है। दोनों को आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास होता है वेट सीव एनालिसिस अच्छा रहता है कंपेयर टू ड्राई सीव एनालिसिस। तो ये हमारे पास हो गया फाइन ग्रेन सॉइल में कौन सा एनालिसिस होता है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। इसी में ही हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोमीटर टेस्ट होता है, हाइड्रोमीटर या पिपेट मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डाया ऑफ द पार्टिकल फाइंड करते हैं, और डाया के बेसिस पे हम लोग पता करते हैं कि दिस इज सिल्ट और क्ले। अगर डाया हमारे पास क्या आता है, लेस देन 2 mm आता है, तो उस टाइप के सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्ले। क्ले का जो डायमेंशन होता है वो लेस देन 2 mm नहीं होता है, 2 माइक्रोन होता है, 2 माइक्रोन, लेस देन 2 माइक्रोन, उस टाइप को हम लोग क्या कहेंगे, क्ले। और 75 माइक्रोन से, ठीक है, 75 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन के बिटवीन जो हमारे पास है, दिस इज द सिल्ट, इसको हम लोग कहेंगे सिल्ट। अगर हमारे पास साइज क्या है, लेस देन 2 माइक्रोन है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द क्ले, ठीक है। तो इसका कोई फाइन नहीं होता है, कोई हमारे पास उस तरीके का वैल्यू नहीं है। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सेस वाटर कमिंग अप कॉजिंग स्मॉल पोर्स इन कंक्रीट इज कॉल्ड। मतलब जब भी आपके पास क्या है, कोई भी कंक्रीट है और उस कंक्रीट के जो सरफेस है उस पे बहुत सारा वाटर आ गया है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, बियर या स्वेटिंग, ब्लीडिंग, या फिर हमारे पास क्या होगा, श्रिंकेज। तो विच इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि जो कंक्रीट होता है, जब उसको आप क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि ऊपर जो सीमेंट वाला क्या होता है, पानी आ जाता है, दैट इज नॉन एज द ब्लीडिंग, ठीक है। एक सेग्रीगेशन होता है, ध्यान देना, 2 क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, व्हाट इज द ब्लीडिंग एंड व्हाट इज द सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कोर्स ग्रेन पार्टिकल का क्या हो जाना, सेपरेट हो जाना फ्रॉम द कंक्रीट, दैट इज नॉन एज द सेग्रीगेशन। आपने देखा होगा काफी बार कि हम लोग जो कंक्रीट होता है उसको 1.5 मीटर हाइट से ज्यादा से क्या नहीं करते, ड्रॉप नहीं करते, क्योंकि वहां पे चांसेस ऑफ सेग्रीगेशन का होता है या फिर ब्लीडिंग का वहां पे क्या होता है, चांसेस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एज पर IS 456। फर्स्ट तो आपको ये पता होना चाहिए इस कोड को हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, IS 456। ये हमारे पास क्या है, 1978, और एक होता है हमारे पास IS 456-2000। दो हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कोड होते हैं। ये हमारे पास होता है LSM, लिमिट स्टेट मेथड, किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, रिइंफोर्समेंट कंक्रीट, RCC के लिए यूज करते हैं। और ये हमारे पास है IS 456-1978, ये होता है WSM, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और ये भी किसके लिए होता है, RCC के लिए होता है, ठीक है। तो दोनों आपको क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्लियर होना चाहिए, दोनों पॉइंट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। IS 456-1978 WSM में RCC के लिए यूज होता है। व्हाट इज द हाईएस्ट सीव साइज, कौन सा होगा स्टूडेंट, तो हमारे पास कौन सा है, 4.75 mm इज द हाईएस्ट सीव हमारे पास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट करके स्टूडेंट्स, कल ही हम लोगों ने देखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बीम। तो आपको पता है कौन सा इसमें से टाइप ऑफ बीम नहीं है, दिस इज द पिन, व्हाट इज दिस, दिस इज द सपोर्ट। ये हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, एक सपोर्ट होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट आपको पता है। कौन सा हमारे पास, व्हाट इज दिस, दिस इज द रोलर, ओके, एंड दिस इज द हिंज्ड, ओके, एंड हिंज कहिए या पिन कहिए, एंड दिस इज द फिक्स सपोर्ट। तो कैंटिलीवर, कंटिन्यूअस एंड सिंपली सपोर्टेड, तो वो हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा, दीज आर द बीम्स बट पिन इज ए सपोर्ट। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से स्टूडेंट्स, अगर पिन की जगह पे सपोज यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ओवर हैंगिंग बीम। सपोज हम लोग जैसे अपनी तरफ से एक फॉर्म कर लेते हैं, ओवर हैंगिंग बीम। अगर हमारे पास यहाँ पे पिन ना दे करके ओवर हैंगिंग बीम दे रखा था, और क्वेश्चन में पूछा जाता विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनडिटर्मिनेट बीम। इनडिटर्मिनेट बीम कौन सा होगा स्टूडेंट्स, तो बता सकते हैं आप कोई भी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द इनडिटर्मिनेट बीम। अगर आपसे पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डिटर्मिनेट बीम, ठीक है, इनमें से कौन सा डिटर्मिनेट बीम है, सो इनडिटर्मिनेट बीम है। ऑप्शंस दे रखे हैं, कैंटिलीवर,
ओवरहैंगिंग, कंटिन्यूअस एंड सिंपली सपोर्टेड। बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट, जल्दी से बताइए फास्ट। करेक्ट आंसर बताइए स्टूडेंट्स कौन सा होगा। कल ही हम लोगों ने बात किया था इनडिटरमिनेट बीम का एग्जांपल कौन सा होगा, फास्ट जल्दी जल्दी बताते जाइए। कंटिन्यूअस, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोगों ने देखिए कल डिस्कशन किया था, आपको कल वाली क्लास से बेनिफिट हुआ, गुड वेरी गुड। कंटिन्यूअस क्लास ज्वाइन करने से बहुत बेनिफिट तो होगा ही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज पर IS 456-2000 स्पेसिफाइड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट। तो स्टेट्स क्या होगा हमारे पास, हम लोग इसको बोलते हैं EC इक्वल टू 5000 अंडर रूट, हमारे पास क्या होता है FCK के इक्वलेंट होता है। EC इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK। एंड व्हाट इज द FCK? FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ क्या होता है, कंक्रीट होता है, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। इसका जो यूनिट है स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। अगर सपोज कहीं पे M25 लिखा है तो व्हाट इज द 25 का मतलब होता है 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। व्हाट इज दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। अच्छा ये जो डाटा स्ट्रेंथ ये हमारे पास है एज पर IS 456-2000 के अकॉर्डिंग है। अगर यही हमारे पास डाटा होगा स्ट्रेंथ EC इक्वल टू 5700, अभी भी काफी बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो ये भी हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है। और इसका जो वैल्यू है ये किसके अकॉर्डिंग है, एज पर IS 456-1978 के अकॉर्डिंग है। तो आपको जब भी कभी इसी का वैल्यू फाइंड करना है, कभी कभी हमारे को इससे आंसर नहीं आता, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज द EC फॉर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए बताना आपने, तो बताइए क्या आंसर आएगा स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट बताइए फास्ट। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द EC फॉर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अभी देखिए स्टूडेंट्स एक एग्जाम हुआ था जस्ट बिफोर, कुछ समय पहले BPSC का एग्जाम हुआ था असिस्टेंट इंजीनियर का। तो वहां पे आपको सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EC फॉर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, बट वहां पे एक ऑप्शन नहीं था। जो ऑप्शन नहीं था वो मैं आपको बता रहा हूं, वो था 25,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये वाला आंसर नहीं था। तो अब बताइए कैसे आप फाइंड करेंगे। तो उस टाइम पे हमारे क्या करना पड़ेगा, इस चीज को देखना पड़ेगा कि विच फॉर्मूला हमने क्या करना है, यूज करना है। तो आप देखिए इसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है हमारे पास 5000 अंडर रूट FCK, तो ये कितना हो गया 25 कितना हो गया 5 मीन्स ये हो गया 25,000। बट यही अगर हम लोगों को यूज करना है किसमें, EC इक्वल टू 5700 अंडर रूट FCK, तो इस केस में हमारे पास क्या आंसर आएगा 5700 अंडर रूट FCK का मतलब कितना हो गया 25। तो आप सॉल्व करिए कितना वैल्यू आ रहा है 5700 मल्टीप्लाई में 5, तो 500 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25 प्लस 3 28। तो वहां पे आंसर दे रखा था स्टूडेंट्स 28। जैसे बी ऑप्शन दे दिया जाए, ये ऑप्शन नहीं दे करके कुछ और दे दिया जाए जैसे आपको, तो यहाँ पे आंसर दे रखा था 28,500। तो आपको ध्यान देना है कि दो ही फॉर्मूलेज हैं हमारे को क्या फाइंड करने का, EC फाइंड करने का, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करने के दो ही फॉर्मूलेज हैं। या तो EC इक्वल टू 5700 अंडर रूट FC के अकॉर्डिंग आप फाइंड करेंगे, या फिर आप EC इक्वल टू 5000 अंडर रूट FC के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अब ये तो हो गया, ये हमारे पास है एज पर। अच्छा ये वैल्यू कौन सा है, दिस इज द थियोरिटिकल वैल्यू, ठीक है। EC इक्वल टू EC जो है दिस इज द थियोरिटिकल वैल्यू एंड इट इज डिपेंड ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जैसे जैसे आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट चेंज होता जा रहा है, EC का भी वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब आप कोई भी स्टूडेंट बता सकते हैं कि एक हम जो प्रैक्टिकली वैल्यू फाइंड कर रहे हैं EC प्रैक्टिकली, मतलब प्रैक्टिकल के हेल्प से जो हमारे पास क्या बना, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना लाइक दिस। आपने इसका क्या किया, टेंजेंट लेकर के स्लोप फाइंड कर लिया। तो यहाँ से जो आपको EC मिल रहा है ये है प्रैक्टिकली, मतलब जो आपने प्रैक्टिकल किया उस टाइम पे हमारे को मिल रहा है EC, और ये हमारे पास है एज पर कोड। तो आप बता सकते हैं कि इसमें कितने का वेरिएशन हो सकता है, कितने परसेंटेज का हम लोग वेरिएशन कंसीडर करके चलते हैं, जल्दी से बताइए कितना हम लोग वेरिएशन लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स। मतलब जो ये वैल्यू है, जैसे हमारे पास ये वैल्यू आएगा जब आपने टेस्ट परफॉर्म किया, आफ्टर टेस्ट आपको क्या मिल गया, EC मिल गया। आप कैसे जज करेंगे कि दिस वैल्यू इज करेक्ट और नॉट,
ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी वैल्यू आएगा और आप उसको जस्ट रख देंगे। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। आपने ध्यान देना है कि ये जो वैल्यू आएगा ये इस वैल्यू के प्लस माइनस 20% लेफ्ट और राइट में आना चाहिए। क्लियर पॉइंट हुआ। मतलब ये जो वैल्यू आएगा ये क्या होना चाहिए, इसका जैसे आप 20% निकाल लीजिए। जैसे हमारे पास कितना है, अगर हम लोग इसमें M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के रिस्पेक्ट में देखिए कितना आएगा, तो ये तो आ रहा है हमारे पास 25,000। कितना आ रहा है हमारे पास 25,000। अब इसका 20% कितना हो गया 5,000। मतलब जो ECP का वैल्यू है ये 20,000 to 30,000 के बीच में आना चाहिए। अगर ऐसा है तो कोड क्या कहता है कि ये जो डाटा है ये क्या है, सही है। अगर इस रेंज में बात है 20,000 to 30,000 के बीच में अगर आपके EC का वैल्यू आता है, दैट मीन्स ये वैल्यू क्या आपके पास करेक्ट है, अदरवाइज क्या है फिर प्रॉब्लम। क्लियर पॉइंट हो रहा है। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए इसको, ठीक है। तो EC जो P है, P मतलब प्रैक्टिकल, ये कहता है 20% क्या करता है, प्लस माइनस 20% लाइक करता है। चलिए तो यहां से हमारे पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स, दिस इज द बी ऑप्शन, 5,000 अंडर रूट FCK के इक्वल आएगा। अब एक आप सभी को पता है व्हाट इज द ES मतलब होता है मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ स्टील। ये वैल्यू कितना हमारे पास 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर स्टूडेंट्स। अब आपको पता है कि जो ES होता है, ES इज कांस्टेंट, ओके, इज कांस्टेंट फॉर ऑल ग्रेड ऑफ कंक्रीट, फॉर ऑल ग्रेड ऑफ स्टील, ऑल ग्रेड ऑफ स्टील। मतलब चाहे आप Fe415 यूज करो या फिर आप Fe250 यूज करो, चाहे आप Fe500 यूज करो, सबके रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बट EC इज डिपेंड ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। EC का वैल्यू चेंज करेगा बट ES का वैल्यू क्या नहीं करता, स्ट्रेंथ चेंज नहीं करता। क्लियर हो गया, कोई डाउट। चलिए वेरी गुड। तो यहां से ज्यादातर ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो इसलिए इस पॉइंट को आपके साथ बता दिया। ये इसलिए देखिए सारे पॉइंट इसलिए बताए जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन बनाए, जैसे आप कोई भी बुक सॉल्व करिए, आप गुप्ता एंड गुप्ता का बुक सॉल्व करिए, यूथ पब्लिकेशन का बुक सॉल्व करिए, आप ESC का बुक सॉल्व करिए, आप गेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करिए, या किसी भी मतलब जो भी आपके पास टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करिए। यही जो मैं बता रहा हूँ ना, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए एक ही क्वेश्चन में हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कैसा कैसा क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकता है, बस दिस इज माय टारगेट। अब जल्दी से बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर ए सर्टेन फाइन ग्रेन सॉइल, आपको क्या दे दिया, लिक्विड लिमिट कितना है 42%। नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टिक लिमिट 25%, द ग्रुप सिंबल ऑफ दिस सॉइल। तो बताइए क्या आंसर आएगा, MH, CI, CL और ML। तो आप सभी को पता होना चाहिए, H किसको बता रहा है, हाई कंप्रेसिबिलिटी, I किसको बता रहा है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, और जो L है ये किसको बता रहा है, लो कंप्रेसिबिलिटी को बता रहा है। M मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सिल्ट, और C मतलब क्या हो गया यहाँ पे क्ले। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी फाइंड द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, IP का हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। ये क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये हो जाएगा हमारे पास लिक्विड लिमिट माइनस क्या होता है हमारे पास प्लास्टिक लिमिट होता है। तो फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ IP, तो 42% माइनस हाउ मच 25%। तो ये वैल्यू जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 17% में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, बाय हेल्प ऑफ द ए लाइन भी हम लोग क्या करते हैं, IP का वैल्यू फाइंड करते हैं। इट इज वैल्यू 0.73 WL माइनस कितना होता है 20, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.73 LL माइनस कितना होता है 20। बात एक ही। तो इसकी हेल्प से आप फाइंड करिए 0.73 मल्टीप्लाई में LL मतलब लिक्विड लिमिट 42% माइनस कितना हमारे पास 20। जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0.73 मल्टीप्लाई में कितना है 22, तो 0.73 मल्टीप्लाई में 22 ये हो जाएगा 6, 14, 6 एंड 14। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पर आ रहा है हमारे पास 16.06, ठीक है। तो यहाँ से IP का वैल्यू आ रहा है 16.06 परसेंटेज में जो भी है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो प्लास्टिसिटी चार्ट है, बाय हेल्प ऑफ द प्लास्टिसिटी चार्ट हम लोग इसको क्या करते हैं, ड्रॉ करेंगे और देखेंगे किस तरीके का बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये किस में होता है, लिक्विड लिमिट में, और यहाँ पे क्या हमारे पास IP, ठीक है। काफी बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लास्टिसिटी चार्ट होता है, इसको हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल के लिए लेकर चलते हैं। किसके लिए लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए लेकर के चलते हैं। और दूसरा आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे कितना है WL = 20, वाई
जैसे आप WL इक्वल टू 20 पुट करेंगे तो IP का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा 0। फिर उसके बाद आपको क्या मिल रहा है WL इक्वल टू 35। ओके, और नेक्स्ट जो हमारे पास मिल रहा है वो हमारे पास क्या है वैल्यू स्ट्रेंथ, ये हमारे पास हो गया WL इक्वल टू 50। आप खुद देखिए क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है लिक्विड लिमिट वो कितना है 42। इसका मतलब वो इस रेंज में कहीं पे है, सपोज वो यहाँ पर है मान लेते हैं। और दूसरा आपका दो वैल्यूज है, ये हमारे पास दिस इज द इसका इक्वेशन है ए लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग ए लाइन, और इसका इक्वेशन है हमारे पास IP इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20। अब IP का वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास, एक तो IP ये वाला है और एक ये इक्वेशन में, इस इक्वेशन से हमको क्या मिलता है 16.06, देखिए ध्यान से। और ये जो IP है वो वैल्यू हमारे पास 17, तो बोलिए 17 क्या होगा, इसके ऊपर होगा ना, मतलब कहीं यहाँ पे है। अगर बताइए कोई सॉइल यहाँ पे लाई कर रही है तो कौन सा सॉइल रहा होगा, बताइए स्टूडेंट्स फास्ट, वो कौन सा सॉइल रहा होगा, MH होगा, CI होगा, CL होगा या ML होगा, फास्ट जल्दी से बताओ। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस बताइए स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग योर आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास लाइन के ऊपर लिक्विड लिमिट लाई करता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो क्ले को रिप्रेजेंट करता है। और अगर लाइन से नीचे है तो वो M और किसको बताएगा, O को बताएगा, सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल को बताएगा। अगर हमारे पास जो सॉइल का जो हमने IP का वैल्यू फाइंड किया है, अगर ये अबव द ए लाइन है तो वो किसको बताएगा, क्ले को बताएगा, मतलब C। एक तो ये तो क्लियर हो गया हमारे पास कि ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते। रीजन, क्योंकि जो हमारे पास सॉइल सैंपल है उसका IP ए लाइन के थ्रू जो हमको IP मिलता है उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब आंसर किसमें होगा, क्ले में होगा। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जो बाहर जो सॉइल है उसका लिक्विड लिमिट क्या है, वो हमारे पास दे रखा है उसका 42। इसका मतलब हो गया वो 35 से 50 के बीच में। देखिए अगर 50 से ज्यादा है तो हम लोग H का यूज करते हैं, हाई कंप्रेसिबिलिटी को शो करता है। अगर 35 से 50 में तो ये इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी को शो करता है। अगर लेस देन 35 अगर लिक्विड लिमिट है तो वो लो कंप्रेसिबिलिटी को शो करता है। तो बताइए विच वन इज करेक्ट आंसर? सी तो हो गया क्योंकि जो सॉइल है उसका IP से ज्यादा है, और I क्यों हो गया, क्योंकि जो हमारे पास लिक्विड लिमिट है वो 35 से 40 के बीच में है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट स्टूडेंट्स? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए आप लोगों ने सभी ने आंसर देना है, तभी तो टाइम लग रहा है ना। आप आंसर नहीं दे रहे हैं इसका मतलब है कि आपको चीजें नहीं पता है, तो फिर बताना मेरी ड्यूटी बन रहा है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आप भी आंसर देंगे तभी तो स्पीड आएगा ना, फास्ट स्पीड तभी आता है जब आंसर्स देते हैं बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। द बार सेल नॉट बी लेफ्ट, मतलब बार को लेफ्ट नहीं किया जा रहा है अनलेस द लेंथ रिक्वायर्ड एक्सीड द इंजीनियर्स स्पेसिफिकेशंस, द मैक्सिमम अवेलेबल लेंथ, द कॉन्ट्रैक्टर रिक्वायरमेंट्स, IS कोड रिकमेंडेशंस। तो स्टूडेंट्स इसमें सिंपल सा आंसर इसका बी है, द मैक्सिमम अवेलेबल लेंथ, ठीक है। द मैक्सिमम अवेलेबल लेंथ होगा तो द बार सेल नॉट बी लेफ्ट अनलेस द लेंथ रिक्वायर्ड एक्सीड द, तो सिंपल सा है, तो इस पॉइंट को हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एज पर IS, ये कोड आपने याद रखना स्टूडेंट्स, काफी बार जेई में और SDO में इस कोड को पूछा जाता है, ठीक है। हमारे पास वेरियस कोड्स है, एक दिन मैं आपको पूरा कोड का एक लिस्ट बनाऊंगा, उस कोड को आपने याद रखना। ज्यादातर एग्जाम में कहीं ना कहीं पे एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है, ध्यान देखिए। एज पर IS 11721963 वाटर रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है। ये कौन सा हमारे पास, फॉर द डोमेस्टिक पर्पस ऑफ एवरेज इंडियन कंडीशन, एवरेज इंडियन कंडीशन पर हेड पर डे मे बी टेकन एज 175, 110, 135 और 50। तो आपने आंसर देना है 135 एवरेज इंडियन। अब इसमें देखिए दो पॉइंट होते हैं, वो हम आपको दो पॉइंट बाय हेल्प ऑफ दिस टेबल दिखाना चाहते हैं। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वहां से आपको क्या करना है, पता करना है। क्या पता करना है, उसका आंसर अच्छे से पता करना है। देखिए ध्यान से, टेबल नंबर 21 ये हमारे को ऐसे गर्भ में दे रखा है, मिनिमम डोमेस्टिक वाटर कंजप्शन या एनुअल एवरेज फॉर इंडियन टाउन्स एंड सिटीज विद
फुल फ्लशिंग सिस्टम। स्टूडेंट ध्यान से देखना, आपको एग्जाम में ये ध्यान से देखना है, क्या आपको वहां पे फुल फ्लशिंग सिस्टम के बारे में दे रखा है क्या? अगर आपको फुल फ्लशिंग सिस्टम होगा तो जो वैल्यू होगा वो हमारे पास कितना होता है, 200 लीटर पर हेड पर डे होता है। हमारे पास कितना होता है, 200 लीटर पर हेड पर डे हमारे पास आंसर होता है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। क्या देखना आपने, फुल फ्लशिंग सिस्टम दे रखा है और कौन से कोड के अकॉर्डिंग दे रखा है हमारे को, जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वाटर होती है वो हमारे पास है 11721993 होता है। एक होते हैं कि जो हमारे पास केमिकल पैरामीटर्स है कि हार्डनेस कितना होना चाहिए, पीएच कितना होना चाहिए, सल्फेट है, अमोनिया है, फ्री नाइट्रोजन है, नाइट्रेट है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, या फिर क्लोराइड कितना है, कैल्शियम कितना है, मैग्नीशियम कितना, वो कौन सा कोड है हमारे पास। तो जो हमारे पास केमिकल पैरामीटर्स या फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में पता करते हैं वो हमारे पास कोड होता है 10500 10,500 2012। ठीक है, तो इसमें सारे पैरामीटर्स दे रखे हैं किसके, ड्रिंकिंग वाटर के, कि ड्रिंकिंग वाटर में आपका कितना पीएच होना चाहिए, कितना हार्डनेस होना चाहिए, कितना क्लोराइड होना चाहिए, कितना सल्फेट होना चाहिए, उसमें जैसे कोई भी हमारे पास लेड है, आर्सेनिक है, कैडमियम में किसका वैल्यू कितना होना चाहिए परसेंटेज में। तो वो सारी वैल्यूज आपको कहाँ पे गिवन कर रखा है हमारे को, वो हमारे गिवन कर रखा है IS 500 2012 में। अगर आपको रिक्वायरमेंट पता करना है कि कितने वाटर की जरूरत है तो वो हमारे को दे रखा है किसमें, मिनिमम डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन एनुअल एवरेज फॉर इंडियन टाउन या सिटी के रिस्पेक्ट में, वो हमारे पास है 200। अब दूसरा देखिए आपसे, मिनिमम डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन एनुअल एवरेज, मतलब एक साल का एवरेज देखा गया है फॉर द वीकर सेक्शन एंड LIG लो इनकम ग्रुप्स, जो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है LIG लो इनकम ग्रुप्स कॉलोनीज इन स्मॉल टाउन एंड सिटीज के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट्स, वहां पे हमने कितना दे रखा है 135 लीटर दे रखा है। तो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन अगर कुछ भी नहीं दे रखा आपको, ठीक है, और आपको कुछ लिख करके नहीं दिया है, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी लिख करके नहीं दिया आपको, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए दोबारा से। इस क्वेश्चन में आपको कुछ लिख करके दिया है कि वो LIG है, मतलब लो इनकम ग्रुप है, या स्मॉल टाउन्स है, कुछ भी आपको दिया है, फुल फ्लशिंग सिस्टम या विदाउट फुल फ्लशिंग सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी वो क्वेश्चन में देता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था BPSC असिस्टेंट इंजीनियर AN के क्वेश्चन में पूछा गया था और वहां पे लिखा हुआ था छोटा सा क्या, फुल फ्लशिंग। आधे लोग 135 को याद करके आंसर देकर के आते हैं, मेजोरिटी लोगों को 135 याद रहता है, बाद में पता चला अच्छा आंसर 200 आ रहा है। ये तो हमने ध्यान से पढ़ा ही नहीं था। ध्यान से ना पढ़ने में ही सिलेक्शन नहीं होता है, आता तो सबको है, तो इसलिए आपने ध्यान से पढ़ के आना है। जब कुछ नहीं दे रखा है, एवरेज इंडियन कंडीशन में पूछा है, एवरेज इंडियन कंडीशन में पर हेड पर डे में, तो 135 लेकर के चलेंगे। यही अगर आपको फुल फ्लशिंग सिस्टम दे रखा होता तो 200 लीटर पर हेड पर कैपिटा लेकर के चलते। कोड आपको सभी को पता ही। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिस्क्राइब इन द बिलो इमेज। आपको एक इमेज दे रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो ये कौन सा हमारे पास सिस्टम है, जल्दी से बताइए, ये कौन सा सिस्टम है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये ग्रिड आयरन सिस्टम है। कौन सा हमारे पास, ग्रिड आयरन सिस्टम। ओके, इसमें क्या करता है, जो मेन पाइप होता है वो सेंटर से पास कर रहा है, उसके बाद ब्रांचेस के बाद सब में जो है हमारे पास उस तरीके का हम लोग क्या करके चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल साल्ट इन ब्रिक कॉजेज। आपको पता है ये जो ब्रिक का हमारे पास क्या होता है, रॉ मटेरियल क्या होता है, मतलब किस किस की जो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, किस किस की हेल्प से हमारे पास जो है वो ब्रिक बन रहा है। तो उसमें कोई भी आपको पता होना चाहिए ब्रिक में, जैसे हमारे पास है एस, तो आपको पता है सबसे ज्यादा क्या होता है हमारे पास, सिलिका होता है, उसके बाद एल्यूमिना होता है, उसके बाद कौन सा होता है हमारे पास, लाइम होता है, देन अनदर इंग्रेडिएंट्स जो हमारे पास होते हैं। ठीक है, अनदर इंग्रेडिएंट्स के रिस्पेक्ट में हम लोग लेके चलते हैं। सबसे ज्यादा क्या है, सिलिका, उसके बाद क्या है, एल्यूमिना, उसके बाद क्या हमारे पास, लाइम, देन हमारे पास अनदर इंग्रेडिएंट्स आते हैं। बट ध्यान दीजिए, अगर उसमें सॉल्ट प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ द सॉल्युबल साल्ट, अगर सॉल्ट का प्रेजेंस होगा स्टूडेंट्स, तो जो ब्रिक्स में क्या होगा, वहां पे एफ्लोरेसेंस होगा। एफ्लोरेसेंस का सिंपल सा मतलब है कि जो आपकी ब्रिक है वो कैसी हो जाएगी, व्हाइट व्हाइट जैसा हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम आपको एक इमेज दिखाना चाहते हैं, जस्ट लाइक दिस। एक इमेज देखिए, ये इमेज आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, जो आपका ब्रिक है वो आपका कुछ इस तरीके का व्हाइट व्हाइट जैसा हो जाएगा। ये किसके कारण है, ये सॉल्युबल ऑफ साल्ट के कारण है स्टूडेंट। देखिए, जब बरसात होती है, पानी आता है, ठीक है, तो ये तो सॉल्युबल साल्ट होता है। अब जैसे ही क्या होता है, फिर से जब गर्मी पड़ती है, जहाँ सनलाइट के प्रेजेंस में जो वाटर होता है वो तो सारा इवेपोरेट कर जाता है,
और जो सॉल्ट होता है वो कहां पे आ जाता है, वो सरफेस ऑफ द ब्रिक पे आ जाता है, ऊपर बाहर आ जाता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट, जैसे कितने एरिया को कवर करके रखा है, ध्यान से देखें। और उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी बार बनता है। अगर कुछ भी एरिया को कवर नहीं कर रखा है, व्हेन देयर इज नो परसेप्टिबल डिपोजिशन ऑफ द एफ्लोरेसेंस होता है, हम लोग कहेंगे स्लाइट एफ्लोरेसेंस कब होगा, नॉट मोर देन 10% एरिया ऑफ द ब्रिक कवर्ड विद ए थिन डिपोजिट ऑफ द साल्ट। मतलब जो ब्रिक है उसके 10%, जितना भी इसका एरिया है उसका 10% से ज्यादा एरिया क्या नहीं चाहिए, कवर्ड नहीं चाहिए बाय हेल्प ऑफ द दिस सॉल्युबल साल्ट, जिसका हम लोग क्या बोल रहे हैं, एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो उसको हम लोग बोलेंगे स्लाइट एफ्लोरेसेंस बोलेंगे। नेक्स्ट है मॉडरेट डिस्टेंस, कवरिंग अप टू 50% ऑफ द एरिया। अगर ब्रिक के 50% एरिया को क्या करता है, कवर करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मॉडरेट। नेक्स्ट है हमारे पास हैवी, कवरिंग 50% और मोर, मतलब 50% या उससे ज्यादा परसेंट को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, या अकम्पेन्ड बाय द पाउडरिंग ऑफ फ्लेकिंग ऑफ द एक्सपोज्ड सरफेस जो होता है। एंड लास्ट वन इज द सीरियस, व्हेन देयर इज ए हेवी डिपॉजिट ऑफ साल्ट्स accompanied by powdering and flaking of the exposed surfaces। तो ये इस पे एक बार एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए स्टूडेंट्स, कि वहां पे सिंपल सा एरिया पूछा गया था कि अगर आप 50 या मोर देन 50 एरिया को क्या करता है, एफ्लोरेसेंस किसी भी ब्रिक के एरिया को कवर करता है, तो वो किस कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शंस थे नील, स्लाइट, मॉडरेट एंड हैवी। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, हैवी। तो आपने ध्यान देना है लेस देन 50, ठीक है, 50 या मोर देन 50, या फिर हमारे पास क्या हो जाएगा लेस देन 10 और नील, मतलब कुछ भी नहीं है। तो उसके रिस्पेक्ट में हमारे क्या होते हैं, आंसर्स होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज यहां तक करेंगे, कल इस क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो आज की क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जो आपके कमेंट्स होंगे उसी को ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। जो भी डाउट्स होगा हम आपको फिर से बताएंगे, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है कि मेरा डाउट क्लियर नहीं हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आराम से पढ़िए, एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू।